One. Dear students, I am Jitendra Kumar. I teach in Bharat Bhushan Senior Secondary School, Pengaltu. I teach science subject. स्टूडेंट्स, मैं आपको 10th क्लास के बारे में बता रहा हूँ। जो 10th क्लास का जो साइंस का पेपर होना है वो जून के लास्ट वीक में होने वाला है, और उसके लिए जो किस तरह से तैयारी करनी है आपको वो मैं बता रहा हूँ। चैप्टर वाइज जो लिमिटेड जो हमारा पोर्शन है उसके बारे में मैं करा रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। कि जो हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे जो रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने तरह की होती हैं। जैसे योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, तो इनको डिफाइन करना होता है, परिभाषित करना विद एग्जाम्पल के साथ। तो हमारा पहला है कि योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जैसा कि हेडिंग से पता चल रहा है, योगात्मक, योगात्मक मतलब जुड़ना, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं उन्हें योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या होता है कि इनमें हमारे दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके एक उत्पाद बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में H2O, तो ये जब आपस में जुड़ते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनता है हमारा CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये बुझा हुआ चूने का भी सूत्र है, ठीक है। अब जैसे दूसरा है कि C प्लस में O2, सी में कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है CO2 प्लस में ऊष्मा। तो ये हमारा हो गया योगात्मक अभिक्रिया। अगर योगात्मक अभिक्रिया आती है तो आपको इस तरह से डिफाइन करना है, ठीक है। दूसरा हमारा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्मा क्षेपी। अब हमारा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्मा क्षेपी मीन्स होता है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उन्हें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दहन श्वसन क्रियाएं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया को उदाहरण है। दहन का मतलब हम किसी भी वस्तु को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्ट करते हैं, दैट मीन्स उसको जलाते हैं, तो उसमें हमारी ऊष्मा निकलती है, ये हमारा ऊष्मा क्षेपी का एग्जाम्पल हो गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर इसमें एग्जाम्पल है हमारा प्राकृतिक गैस का जलना। प्राकृतिक गैस का फार्मूला क्या है, CH4, मीथेन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे क्या बनेगा, CO2 प्लस में H2O प्लस में ऊष्मा। अगर प्लस में ऊष्मा है तो ऊष्मा क्षेपी है, अगर माइनस में ऊष्मा आता है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो ऊष्मा शोषी क्या होती है, वे अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, दैट मीन्स उनको करने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, उन्हें बोलता हूँ ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे N2 प्लस O2, तो ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा, NO माइनस ऊष्मा। इसका मतलब है कि इसको हमें करने के लिए ऊष्मा देनी पड़ रही है, ठीक है, ये हो गया। अब अगला है हमारा वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। वियोजन का मतलब होता है अपघटन। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक ही अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं। तो आपने ध्यान से सुनना है, जो पहला हमारा था योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक में क्या था कि दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके एक उत्पाद बनाते थे। इसमें क्या है कि एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो ये उसका उल्टा है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें एक ही अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं, तो ये टूटते हैं। हमें इसको कोई भी हमारा वो है पदार्थ है उसको तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल है हमारा FeSO4 फेरस सल्फेट। तो हम जब इसको हीट करते हैं, गर्म कर देते हैं, किसमें टूटता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस में SO2 प्लस में SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसमें टूटता है। तो यहाँ आपने देखना कि ये जो है FeSO4 ये फेरस सल्फेट अभिकारक है हमारा, और टूट के कितने बना रहा है, हमारा Fe2O3 बना रहा है, SO2 बना रहा है और SO3 बना रहा है, तीन उत्पाद बना रहा है। इसलिए क्या हमारा वियोजन या अपघटन। जो अपघटन अभिक्रियाएं होती है वो तीन तरह की होती है। जो अपघटन होता है वो तीन तरीके से होता है हमारा। एक तो होता है ताप के द्वारा, जिसको हम तापीय अपघटन बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा विद्युत के द्वारा, जैसे हम विद्युत अपघटन बोलते हैं। और तीसरा होता है हमारा प्रकाश के द्वारा, उसको बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन। तो ये इसके तीनों को डिफाइन करना है। तापीय अपघटन से क्या अभिप्राय है, उदाहरण दें तो वे अपघटन अभिक्रिया जो ताप के प्रभाव के कारण होती है, दैट मीन्स जिनको हम ताप के द्वारा संपन्न कराते हैं। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो जब हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये किसमें टूटता है, CaO प्लस में CO2। तो ये ताप के द्वारा ही हो सकता है, इसलिए इसको हम तापीय अपघटन का एग्जाम्पल भी बोलते हैं। अब ये एक चीज और ध्यान सुनना है कि CaCO3 ये जो हमारा चाक, लाइमस्टोन, मार्बल, इन सब का फार्मूला है। कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको हम, चाक,
खड़िया पत्थर और मार्बल संगमरमर जो होता है उनका, ठीक है। फिर अगला हमारा विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या मतलब होता है? तो वे अपघटन अभिक्रियाएं जो विद्युत के द्वारा संपन्न कराई जाती हैं। तो वे अपघटनीय अभिक्रियाएं जो किसी पदार्थ के विलयन या गलत अवस्था में से विद्युत गुजारने पर होती हैं, तो उनको बोलते हैं विद्युत अपघटनीय अभिक्रियाएं। तो जैसे जल का विद्युत अपघटन होता है, जल का फार्मूला क्या है? H2O। एल लिक्विड फॉर्म में है, ये जलीय विलयन में अम्लीकृत जल है ये, ठीक है। जो विद्युत धारा इसमें से हम पास कराते हैं तो H2 प्लस में O2, ठीक है। H2 मतलब हाइड्रोजन प्लस में O2, तो ये इसमें टूटता है, ठीक है। ये हो गया हमारा विद्युत अपघटन। अब इससे अगला हमारा प्रकाशीय अपघटन अभिक्रियाएं। प्रकाशीय अपघटन मतलब वे अपघटन अभिक्रियाएं जो प्रकाश के द्वारा संपन्न कराई जाती है। तो कुछ पदार्थों को प्रकाश में खुला छोड़ा जाता है तो वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। या फिर जिस प्रकार मैं बोल रहा हूँ वे अपघटन अभिक्रियाएं जो प्रकाश के द्वारा संपन्न कराई जाती है उनको हम बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन। जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारा श्वेत श्याम फोटोग्राफी, ठीक है। ये हमारा फोटोग्राफी होती है, तो इसमें क्या होता है? AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का सॉल्यूशन होता है सफेद कलर का। जब हम उसको सनलाइट की उपस्थिति में छोड़ते हैं तो ये किस में टूटता है? Ag प्लस प्लस में Br2, ठीक है। पौधों की कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में पानी का अपघटन, जो हमारे पौधे जो होते हैं उनमें जो फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट मतलब पर्णहरिम बोलते हैं उसको, तो उसमें पानी का अपघटन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से जो पानी होता है वो टूटता है। तो H2O, तो ये हमारा H प्लस प्लस में इलेक्ट्रॉन प्लस में O2, ये इसमें टूट जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित अभिक्रियाओं के प्रकार बताने। प्रकार मतलब किस प्रकार का अभिक्रिया? योगात्मक है, वियोजन है, संयोजन है, या फिर हमारा रेडॉक्स है, या फिर हमारा द्विविस्थापन है, विस्थापन है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है, सबसे पहली जो होती है हमारी, अगर हम देखते हैं अभी उसकी तरफ उत्पाद की तरफ, अगर हमारा एक उत्पाद है, सिंगल उत्पाद है तो हमारी संयोजन अभिक्रिया है। दो या दो से अधिक उत्पाद है तो हमारी क्या है? वियोजन, जिसको हम अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। तो अभी देखो ये हमारा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये टूट करके क्या बना रहा है? Na2CO3 बना रहा है, प्लस में H2O प्लस में CO2 बना रहा है। तो इसमें आपने देखना है कि अभिकारक जो है वो NaHCO3 केवल एक अभिकारक है, उत्पाद हमारे 3 बन रहे हैं। तो एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसको बोलते हैं हम कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये हमारा वियोजन है, अपघटन जो है, ठीक है। तो दूसरा है NaLOH का होल थ्राइस, ये रिएक्ट कर क्या बना रहा है? Al2O3 प्लस में H2, इसमें भी हमारा एक अभिकारक है, दो उत्पाद बन रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? ये भी हमारा किस प्रकार का? वियोजन का ही, अपघटन का ही है। तो तीसरा है COH का होल ट्वाइस प्लस में SO2, तो ये रिएक्ट कर क्या बना रहा है? CaCO3 प्लस में H2, ये हमारा संयोजन का, योगात्मक का है। ऐसे ही हमारा Fe प्लस S जुड़कर क्या बना रहा है? FeS बना रहा है, तो ये योगात्मक का वो है एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ये कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस वायु, इसमें मतलब वायु के साथ रिएक्ट करता है, दहन करते हैं हम इसका, तो ये क्या बना रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में जल। इस समीकरण को संतुलित समीकरण में लिखें। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जो फार्मूला मैंने आपको बनाने सिखाए थे 9th क्लास में, 10th में बताए थे, फिर आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला है H2S। दहन हो रहा है, किसके साथ दहन का मतलब होता है? ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, तो O2 हो गया, ठीक है। अब हमें ये लिखना क्या बन रहा है इधर? सल्फर डाइऑक्साइड, तो SO2 प्लस में जल निकल रहा है H2O। तो अब हमें ध्यान देना है कि इसमें देखो संतुलित समीकरण में क्या होता है कि जैसे यहाँ हमारा सल्फर है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तीन तत्व हमारे, तो जो हमारा उत्पाद में भी तीन तत्व मिलेंगे हमें, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो हमें इनके जो अणु है वो बराबर बराबर करने होते दोनों तरफ, अभिकारक में भी और उत्पाद में भी। तो अब आप यहाँ देखो, जैसे ये कह रहा है H2S, हाइड्रोजन कितने एटम है यहाँ? 2, तो इधर हाइड्रोजन कितने? 2, ठीक है। सल्फर का इधर कितना है? 1, तो यहाँ सल्फर का भी 1 है, परंतु ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं, तो इधर हमें ऑक्सीजन के 2 तो ये सल्फर के संग और 1 इधर है, तो 3 हो गए।
अब 3 और 2 कैसे होंगे, यहाँ तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ करनी पड़ेगी हमें 2 से। तो ये जो 2 है, 2 दूनी 4 ये, और 2 ऑक्सीजन ये 7, ये 4 हो गए। ठीक है, 4 और 2 6, 3 दूनी 6। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये करना है। फिर हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का क्या मतलब होता है, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, निकाल देता है, हटा देता है। एग्जाम्पल में जैसे ये कह रहा है कि हमारा एग्जाम्पल में CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस में Fe, तो रिएक्ट क्या कर रहा है, FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ जो हमारा Fe है, जो लोहा है, वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो कॉपर को उसके विलयन से निकाल देगा, CuSO4 से Cu को निकाल देगा, और क्या बनेगा हमारा यहाँ FeSO4 बनेगा प्लस में Cu बनेगा। तो इसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो अब दूसरा एग्जाम्पल भी इसी तरीका का है, FeSO4 प्लस Zn, तो हमारा क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Fe। तो जो Zn है, Zn हमारा लोहा से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए उसको निकाल देता है, FeSO4 को Fe निकाल देता है यहाँ। उसका फिर अगला द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कौन सी होती है, उदाहरण सहित दें। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के आयनों के बीच, ठीक है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक क्रिया करके आयनों को परस्पर बदलने के द्वारा नए उत्पाद बनाए जाते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो हमारे अभिकारक होते हैं उनमें आयनों का, ठीक है, आयनों का परस्पर बदलाव होता है, वो चेंज होते हैं। एग्जाम्पल में Na2SO4 प्लस में BaCl2। देखो Na जो होता है सोडियम प्लस चार्ज होता है और SO4 सल्फेट पे माइनस होता है। तो जो पहले तो Na के साथ सल्फेट आयन था प्लस में, अब यहाँ BaCl2, यहाँ बेरियम के साथ कौन सा है, क्लोरीन है। तो अब इधर रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड में देखते हैं हम उत्पाद में, अब Na के साथ कौन सा है, Cl, और Ba के साथ कौन सा है, SO4। तो ये है हमारे आयन एक्सचेंज होगी, इसलिए इसको बोलते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, उससे अगला है हमारा बेरियम क्लोराइड प्लस में एल्यूमिनियम सल्फेट। रिएक्ट कर क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट बनाते हैं प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाते हैं। इस क्रिया को संतुलित समीकरण में बदलें। तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है, BaCl2, बेरियम क्लोराइड प्लस में एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, BaSO4 प्लस में AlCl3, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब हमारा अवक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, अवक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है, उदाहरण दें। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें एक उत्पाद अवक्षेप के रूप में होता है, ठोस के रूप में होता है, तो उन्हें बोलते हैं अवक्षेपीय अभिक्रियाएं। जैसे AlCl3 प्लस में NH4OH, तो ये क्या बना रहा है, AlOH का होल थ्राइस प्लस में NH4Cl। तो ये जो एरो लगा हुआ है नीचे की तरफ लगा हुआ है, इसका मतलब है अवक्षेप। ये हमारा अवक्षेप का मतलब होता है जो विलयन में हमारा ठोस पदार्थ का जो बनना, तो उसको बोलते हैं अवक्षेप। तो इसको अवक्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। दूसरा इसका एग्जांपल है Na2SO4 प्लस में BaCl2, रिएक्ट कर क्या बनाते हैं, BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस में NaCl। ये हमारा इसमें जो एरो लगा हुआ है ये अवक्षेप है। तो अवक्षेपीय अभिक्रिया जो होती है वो द्विविस्थापन का भी एग्जाम्पल होती है, ध्यान से सुन लेना भाई। ठीक है, अब अगला हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। उदासीनीकरण का मतलब उदासीन करना। ठीक है, तो अम्लों की क्षार के साथ क्रिया करके जिसमें लवण एवं पानी बनता है उसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। जैसे NaOH, ये क्या हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। ठीक है, प्लस में HCl, ये क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो आपस में रिएक्ट करते हैं, इसमें तो वाटर निकालना है। तो जो हमारा NaOH है जो इसमें तो OH जाएगा और HCl जो है इसमें से H जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो अम्ल होते हैं वो पानी में घुलने पर H प्लस आयन देते हैं और जो क्षार होते हैं वो पानी में घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं। तो OH और H जुड़कर क्या बनता है, H2 बनता है। ये निकल गया, बाकी के इसके साथ लिख देंगे NaCl। तो ये NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड है, ये लवण है। तो ये कौन से एग्जाम्पल हो गए, किसका उदाहरण हो गया, उदासीनीकरण का। अब अगला हमारा ऑक्सीकरण क्या होता है, दो उदाहरण दें। ऑक्सीकरण का मतलब वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन या वैद्युत ऋणात्मक तत्व किसी तत्व से जुड़ता है या हाइड्रोजन अलग होती है, तो उनको ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं।
तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकल जाती है तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे H2 + O2 तो क्या बन जाएगा H2O, तो इसमें हमारा ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण को दूसरा नाम उपचयन भी है। एग्जाम्पल है C+ में O2 क्या हो गया CO2। तो ऐसे ही FeCl2+ में Cl2 क्या बन रहा है FeCl3। तो आप इसमें देखो, इसमें ना तो हमारे ऑक्सीजन जुड़ रही है ना इसमें हमारा कोई और जुड़ रहा है। तो ये क्या है कि इसमें जो हमारा विद्युत ऋणात्मक तत्व, विद्युत ऋणात्मक मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिन पे माइनस चार्ज होता है, क्लोरीन है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है, तो ये हमारा विद्युत ऋणात्मक तत्व है और ये जुड़ रहा है इसके साथ। तो ये विद्युत ऋणात्मक तत्व का जोड़ना क्या है? ऑक्सीकरण। ठीक है। अब अगला हमारा अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? अपचयन क्या है? अपचयन का मतलब वे प्रक्रियाएं, अपचयन वे प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन अलग होती है या हाइड्रोजन जुड़ जाती है। एक चीज ध्यान से सुनना है कि एक तो होता है हमारा उपचयन और दूसरा होता है अपचयन। उपचयन का मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है वो तो उपचयन है, और जिसमें से ऑक्सीजन अलग होती है वो हमारा होता है अपचयन। अपचयन में ऑक्सीजन अलग होती है और हाइड्रोजन जुड़ती है अपचयन में। तो यही कह रहा है कि वे प्रक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन अलग होती है या हाइड्रोजन जुड़ जाती है वो कहलाती है अपचयन। जैसे हमारा ZnSO4 + CO, तो Zn + CO2, इसमें से देखो ZnO जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन अलग हो रही है, तो ये क्या है? ये हमारा अपचयन है। और CO में ऑक्सीजन जुड़ रही है, CO2 जा रहा है ना, CO2 में जा रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये हमारा उपचयन है। तो ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। Cl2 + H2 तो क्या हो गया? HCl। ठीक है, ये हमारा अपचयन का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हमारा अब ऑक्सीकारक या अपचायक को परिभाषित, उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो ऑक्सीकारक वे पदार्थ जो ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व उपलब्ध कराते हैं या हाइड्रोजन या कोई विद्युत धनात्मक तत्व हटाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन आदि। अपचायक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व उपलब्ध कराते हैं या ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व हटाते हैं, ठीक है, उसको बोलता हूँ अपचायक। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, और ये हो गया। जितने भी, एक चीज ध्यान रखना, जितने भी हमारे धातु हैं जैसे सोडियम है, तो ये क्या है? ये तो हमारे होते हैं अपचायक, और जितने भी हमारे अधातु हैं वो होते हैं हमारे ऑक्सीकारक। ठीक है, अब आगे आगे उपचयी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, इसको हम रेडॉक्स भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? रेडॉक्स। ठीक है, इसको हम रेडॉक्स भी बोलते हैं। कि इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? तो वे अभिक्रियाएं जिनमें हमारा ऑक्सीकरण एवं अपचयन, देखो ऑक्सीकरण, उपचयन भी बोलते हैं ऑक्सीकरण को, उपचयन, उपचयन व अपचयन दोनों साथ साथ होती है, दोनों प्रक्रिया एक साथ साथ होती है, उनको बोलते हैं हम उपचयी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स। ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ साथ होती है, अपचयन के बिना ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारा CuO + H2O, ये हमारा रिएक्ट करते हैं, क्या बनता है? Cu + H2O। तो इसमें देखो H2O में हमारे H2O किस में जा रहा है? H2O में। तो इसमें तो हमारा ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ऑक्सीकरण का। और CuO, ठीक है, ये जो CuO है, CuO, इसमें से हमारा ऑक्सीजन निकल रही है, ये किस में जा रहा है? Cu में जा रहा है। तो इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण या उपचयन, ये किसका एग्जाम्पल? और जो जिसमें हमारे दोनों साथ साथ होते हैं वो हमारी होती है उपचयी ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स। ठीक है, अब अगला है हमारा, ये कह रहा है कि सोडियम एक अपचायक के रूप में तथा क्लोरीन एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। क्यों? देखो कोई भी तत्व जो विद्युत धनात्मक है तथा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन उपलब्ध करवा सकता है। विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक दो तरह के तत्व होते हैं। ठीक है, विद्युत धनात्मक का मतलब होता है जिनमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं, फालतू होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि कोई भी तत्व जो विद्युत धनात्मक है तथा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन उपलब्ध करवा सकता है, अपचायक के रूप में कार्य कर सकता है। जैसे कि हमारा सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 11, तो 2 8 1, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? लास्ट सेल में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको लास्ट सेल कंप्लीट फिल्ड करनी है हमें, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, तो 7 कोई देता नहीं है, तो ये क्या करता है? अपने 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, और क्या बन जाता है हमारा?
ये हमारा विद्युत धनात्मक बन जाता है। Na, अब ये Na प्लस हो गया, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन, Na प्लस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो अब कितने रह गए इसके पास 10, तो इसका अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये हो गया हमारा विद्युत धनात्मक, ये इसको यहाँ हम अपचायक भी बोलते हैं। अब देखो सोडियम परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन उपलब्ध करवा सकते हैं, इसलिए ये अपचायक के रूप में कार्य करते हैं, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की हानि क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। देखो दो चीजें इलेक्ट्रॉन के आधार पर, इलेक्ट्रॉनों की हानि ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉनों का लाभ हमारा वो होता है जो अपचयन। ठीक है, दूसरी ओर क्लोरीन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत ऋणात्मक का मतलब इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है हमारी। ठीक है, ये एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए ये अपचायक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 2, 8, 7, तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है 8 करने में, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कमी है, तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेता है किसी से और किस में चला जाता है, माइनस में, तो क्लोरीन माइनस में पहुंच गया, तो अब क्लोरीन माइनस में पहुंच गया, इसका तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, तो 2, 8, 8, लास्ट सेल में कितने हो गए, 8 हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉनों का लाभ क्या कहलाता है, अपचयन। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इससे अगला है, जब लोहे के एक हरे लवण को तेजी से गर्म किया जाता है तो इसका रंग अंत में भूरा या काला हो जाता है तथा उसमें से जलते गंधक की गंध आती है। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है कि लोहे के लवण का नाम बताएं, दूसरा अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखें, तीसरा अभिक्रिया का प्रकार बताएं। तो लोहे का वह लवण, कौन सा लवण है वो, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट FeSO4, तो ये जो हमारा 7H2 जुड़ा हुआ है ना इसके साथ, ये हमारा हाइड्रेटेड फॉर्म में, क्रिस्टलन फॉर्म में, इसी की वजह से इसका कलर कैसा है, हरा कलर है। अगर हम इसको गर्म कर देते तो ये हमारे 7 जो वाटर मॉलिक्यूल हैं ये टूट जाते हैं, निकल जाते हैं गर्म होकर के, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, भूरा या काला हो जाता है। ठीक है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो FeSO4, तो ये क्या बनाएगा, Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3, ये बनाएगा, ये इसके लिए हमारे समीकरण हो गया। अब इसमें हमें अभिक्रिया का प्रकार बताना है, तो अब इसमें एक चीज ध्यान देखना है कि FeSO4 है, फेरस सल्फेट, यह हमारा एक अभिकारक है और उत्पाद कितने बनाना है, 3, तो जिसमें एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है उनको क्या बोलते हैं हम, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो ये किसका है, वियोजन या अपघटन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इससे अगला है कि सीसा धातु के एक रंगहीन लवण को जब गर्म किया जाता है तो ये पीले रंग का एक पदार्थ बनाता है तथा भूरे रंग के वाष्प बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि सीसा धातु के लवण का नाम बताएं, अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण दें, तीसरा हमारा भूरे रंग के वाष्प का नाम दें। तो ये जो हमारा सीसा धातु का लवण क्या है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब PbNO3 इसका होल, तो NO3 इसका होल ट्वाइस। ठीक है, तो जब हमें अब समीकरण लिख रहा है उसके लिए, पहला क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया लेड नाइट्रेट है ये, अब दूसरे में हमें अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखना है, तो अब ये हमारा टूटेगा, क्या बनाएगा, PbO प्लस में NO2 प्लस में O2। अब हमारा 2 या 2 से अधिक उत्पाद बन रहे, तो ये किसका एग्जाम्पल है, वियोजन का। ठीक है, तीसरे में पूछ रहा है भूरे रंग का वाष्प बताना, तो भूरे रंग के वाष्प नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होते हैं, NO2। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। अब इससे अगला है कि क्या होता है जब जिंक की पत्ती को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है। तो जिंक होता है हमारा, अब देखो जब जिंक की पत्ती को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट, इसको हम नीला तोता बोलते हैं, इसका कलर कैसा होता है, नीला होता है। अब हमारा ये Zn इसके साथ Zn रिएक्ट करा रहा है, तो Zn जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो इसको क्या करेगा कि CuSO4 में से Cu को निकाल देगा, तो क्या बन जाएगा हमारा ZnSO4 प्लस में Cu। तो जिंक तांबे से अधिक क्रियाशील है, तो ऐसे इसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देते हैं, और ये किसका एग्जाम्पल है हमारा, एकल विस्थापन अभिक्रिया का। ठीक है, ये हो गया। अब इससे अगला है कि क्या होता है, ठीक है, क्या होता है कि जब लोह धातु के टुकड़े को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है, तो अभिक्रिया के प्रकार का नाम भी लिखें। तो वही हमारा अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार से लिखी जा सकती है, CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया Fe, तो Fe जो है हमारा आयरन जो है
वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, CuSO4 कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल देगा, Cu को निकाल देगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा FeSO4 प्लस में Cu। एक चीज और ध्यान रखनी है भाई, ये जो CuSO4 है ये हमारे हरे रंग का होता है, सॉरी नीले रंग का होता है, और ये जो Fe ज्यादा क्रियाशील होने के कारण इसको क्या करेगा, निकाल देगा, तो ये हमारा बन गया FeSO4। और ये जो बनता है FeSO4 बनता है, ये हमारे हरे रंग का बनता है, ये हमारा फेरस सल्फेट है, हरे रंग का बनता है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम ये हो गया कि लोह धातु। अब हमारा जब तांबे के पाउडर को वायु में तेजी से गर्म किया जाता है तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है, तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखना। तो किस पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा किसका अपचयन हुआ है, तो एक चीज ध्यान से सुनना है कि ये कह रहा है कि कॉपर को वायु में गर्म किया जाता है, तो कॉपर का फार्मूला Cu कॉपर पाउडर। अब इसको वायु में गर्म किया जाता है, O2 के साथ इसको हीट किया जाता है, तो अब ध्यान से सुनना है, Cu किस में जा रहा है, CuO में जा रहा है, और इसमें से जो O2 है वो किस में जा रहा है, ऑक्सीजन में जा रहा है। तो अब एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें Cu के साथ तो CuO हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गई, तो CuCO में जा रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ये क्या है, ऑक्सीकरण का है। O2 में से ऑक्सीजन निकल गई है, तो ये किसका है, हमारा अपचयन का, ठीक है। तो इसमें देखो कॉपर ऑक्साइड में तो ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है वो तो ऑक्सीकरण होता है, और जिसमें से ऑक्सीजन हटती है वो हमारा अपचयन होता है। तो ऑक्सीजन का कॉपर ऑक्साइड में अपचयन हुआ है, ठीक है। इससे अगला है हमारा धातु संचारण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। धातु संचारण से क्या अभिप्राय, उन कारकों की सूची बनाएं जो इसे प्रभावित करते हैं। धातु संचारण मतलब होता है कमजोर होना, धातुओं का पर्यावरण प्रभाव से कमजोर हो जाने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, संचारण कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग का लगना, अब लोहा है, लोहा हमारा ऑक्सीजन और पानी के साथ जब रिएक्ट करता है तो उस पर हल्के भूरे रंग की परत चढ़ती है जिसको हम जंग बोलते हैं, और इसके कारण जो लोहे की वस्तु होती है वो कमजोर हो जाती है, खराब हो जाती है, इस प्रकार ये क्या हमारा संचारण है। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक बताने कि ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। धातु की प्रकृति, क्रियाशीलता, कम क्रियाशीलता, अक्रियाशील। अगर हमारी जो धातु है वो अत्यधिक क्रियाशील है तो हमारा संचारण भी ज्यादा होता है, कम क्रियाशील कम संचारण होगा, अक्रियाशील होगा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कि हमारा सोना, चांदी और प्लेटिनियम ये अक्रियाशील धातु होती है, तो ये हमारी जल्दी से खराब नहीं होती, संचारित नहीं होती है। दूसरा है वायु ऑक्सीजन, यह प्रदूषक गैसें, वायु ऑक्सीजन, वायु में हमारे ऑक्सीजन है, ये हमारे प्रदूषक गैस हैं, जो जैसे कि हमारी सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है आदि की उपस्थिति, ये क्या करती है, ये भी हमारे संचारण की दर को बढ़ाती है। तीसरा हमारा नमी या आर्द्रता की उपस्थिति, यदि हमारी जो वायुमंडल में नमी है या आर्द्रता तो उसकी वजह से हमारा जंग ज्यादा लगता है, ठीक है। अब आता हमारा अगला क्वेश्चन है, जंग लगने से क्या अभिप्राय है, हम लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से किस प्रकार से बचा सकते हैं। जंग क्या होता है, लोहो धातु की बनी वस्तुओं की सतह पर, वे वस्तुएं जो लोहे की बनी होती है उनकी सतह पर भूरे रंग की पाउडरी परत का बनना, भूरे लाल रंग की जो एक परत बनती है वो क्या कहलाता है, हमारा जंग कहलाता है। तो जंग का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है हमारा Fe2O3 जंग लोहे की ऑक्सीजन के साथ क्रिया जो नमी को उपस्थिति में होती है, जो लोहा है वो ऑक्सीजन और जो नमी है वायुमंडल में जो नमी है उसके साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, हमारा भूरे रंग की एक परत बनाता है जिसको हम जंग बोलते हैं, होती है के परिणाम स्वरूप लगता है, इसके कारण हमारा लोहे की वस्तुओं पर जंग लगता है। लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के उपाय, पहला हमारा लोहे की वस्तुओं को पेंट करके, हम लोहे की वस्तुएं होती हैं उनको पेंट करते हैं। दूसरा तांबे का विद्युत लेपन करके, दूसरा पॉइंट क्या है कि जो हमारे लोहे की वस्तुएं होती हैं उन पर हम तांबे की परत चढ़ा देते हैं। तीसरा लोह धातु के द्वारा जिंक धातु के द्वारा लोहे का यश दलीपन करके, लोह जो धातु है उसके ऊपर हमारे जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं जिसको हम यश दलीपन बोलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि जो यश दलीपन होती है उसमें किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि लोहे की मिश्र धातुएं जैसे स्टेनलेस स्टील है, क्रोम स्टील है, निकल स्टील है आदि बना करके, मिश्र धातु क्या होती है वो हमारे संचारित तो नहीं होती आसानी से। अगला क्वेश्चन है हमारा
विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है। विकृत गंधिता खाद्य पदार्थ जिसमें तेल या घी की उपस्थिति होती है, दैट मीन्स वे खाद्य पदार्थ जो तेल और घी के द्वारा बनाए जाते हैं के रंग, स्वाद और गंध में परिवर्तन जो उनके ऑक्सीकरण के कारण होता है। क्या होता है कि जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जो हमारे तेल घी से जो बने हुए खाद्य पदार्थ हैं, उनको यदि हम खुला छोड़ देते हैं तो क्या है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, दैट मीन्स उनका ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण उनके रंग, स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, विकृत गंधता बोलते हैं। यह खाद्य पदार्थों को खराब करके उन्हें उपयोग के बजाय अनुपयोगी बना देता है, दैट मीन्स जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो हमारे खाने योग्य नहीं रहता है। विकृत गंधता खाद्य पदार्थ खाद्य विषाक्तता का कारण बनते हैं, दैट मीन्स फूड पॉइजनिंग। ठीक है, अब ये कह रहा है कि विकृत गंधता को रोकने के उपाय और बताने कि इसको हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों को वायुरुद्ध डिब्बों में बंद करके रखना चाहिए, हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं उनको वायुरुद्ध डिब्बों में बंद करके। दूसरा हमारा खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स आदि को अक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन के साथ पैक करना। तो जो भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, जो पैकिंग वाले जो सामान होते हैं, उनमें सब में हमारा नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। तीसरा पॉइंट है खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ डालना। प्रतिऑक्सीकारक मतलब वे पदार्थ जो ऑक्सीजन की दर को कम कर देते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक। ये ऑक्सीजन की क्रिया को मंदा कर देते हैं, ठीक है, प्रतिऑक्सीकारक बोलते हैं इनको। अगला हमारा यही क्वेश्चन है, प्रतिऑक्सीकारक क्या होते हैं, उन्हें डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों की पैकिंग में क्यों डाला जाता है, दो उदाहरण देने इसमें। ठीक है, अब ये कह रहा है प्रतिऑक्सीकारक, प्रति का मतलब कम करना, प्रतिऑक्सीकारक मतलब वे रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को रोकते हैं, उन्हें पैक किए हुए खाद्य पदार्थों में इसलिए डाला जाता है ताकि जो हमारा खाद्य पदार्थ जो भोजन है, भोजन का ऑक्सीकरण ना हो, जिसकी वजह से वो हमारा खाद्य पदार्थ खराब होने से बचाया जा सके। तो अब इसमें हमारा आ गया BHA और BHT। तो BHA का क्या है, ब्यूटारेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये हमारा केमिकल होता है। दूसरा हमारा ब्यूटारेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। तो ये क्या है कि हमारे खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को कम करते हैं, जिसकी वजह से वो खराब नहीं होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है, इसमें से जो हमारे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं वो इस वीडियो में हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और आपको इनको अब बहुत ढंग से याद करना, लिख के देखना है। इनमें से हमारा ये जरूर 2 नंबर का या 3 नंबर का आता है, ठीक है। और जो भी हमारे गेस्ट पेपर्स जो आपको दिए गए हैं, तो उनमें ये हमारे दे रखे हैं, हर सेट में दे रखे हैं, वहां से आपको ये करने हैं। अगर फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आए तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू।